हाँ भाई, क्या हाल है? ऑल इज गुड। लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा दिया था? काफी दिन पहले हुई थी क्लास, हाँ? पहले ही दिन हुई थी आई थिंक। इसके पास है नोट्स वगैरह कुछ? दिखाइए एक बार। कितने लोगों की पहली क्लास है? पहली मतलब फिजिक्स की पहली क्लास है ये आज। कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जो थोड़ा लेट ज्वाइन किए होंगे। ठीक है। इस हफ्ते तो वैसे भी पता ही होगा, प्रसाद बट रहा है। ठीक है। ठीक। चलिए आगे बढ़ता हूँ। किसी को कोई डाउट वगैरह है, कुछ पूछना हो तो पूछिए, अदरवाइज फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। कुछ पूछना है? नहीं? पढ़ूं फिर आगे? यस। मॉड्यूल का तो अब क्लास के बाहर पूछ रहा है। हाँ हाँ, तो वेक्टर क्या, तुम किसी का भी पूछ लो। यही कह रहा हूँ, मतलब क्लास के बाहर पूछना ना, मतलब नोट्स का कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि तुम्हारा डाउट क्लियर करूंगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक। चलिए। रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को ऐड करने के दो रूल हैं। पहला रूल है जनाब ट्राइंगल रूल, और दूसरा रूल जो है वो है पैरेललोग्राम रूल। जैसा कि मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि वेक्टर अलजेब्रा इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल स्केलर अलजेब्रा। वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के तरीके अलग होते हैं। तो मैं यहां पे सबसे पहले एडिशन पढ़ने जा रहा हूं। ठीक है। तो यहां पर वेक्टर्स को ऐड करने के ये दो तरीके हैं। यू हैव अ टू वेज, फर्स्ट इज ट्राइंगल एंड सेकंड वन इज पैरेललोग्राम। ये दोनों तरीके एक ही बात को दो अलग अलग अंदाज में बोलते हैं। ठीक है। मतलब दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं। ठीक है। लेकिन दोनों से रिजल्ट वही सेम आएगा। मतलब आप चाहे ट्रायंगल रूल से निकालें या फिर पैरेललोग्राम रूल से निकालें, आपको जो फाइनली रिजल्ट मिलेगा वो दोनों केस में क्या मिलेगा? सेम। लेकिन दोनों के अपने अलग अलग सोचने के नजरिए हैं। दोनों के फायदे कहां पर हैं उसे हमें थोड़ा सा समझना होगा। जैसे कि मैं सबसे पहले दोस्त बात करूंगा यहां पर ट्रायंगल रूल की। किसकी? ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल आपसे क्या कहता है, सुनिए। वो कहता है कि मान लीजिए ये ए वेक्टर है और सपोज यहां कहीं पर ये है बी वेक्टर, और आपसे पूछा जाए कि भाई साहब ये बताइए कि अगर मैं इन दो वेक्टर्स को ऐड कर दूं तो मुझे कोई एक नया वेक्टर मिलेगा। तो उस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा? आई होप आप में से कई सारे लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी, क्योंकि आपने ट्वेल्थ में वेक्टर्स बहुत डिटेल में पढ़ा ही होगा। ठीक है। क्योंकि ट्वेल्थ में वेक्टर जितना पढ़ाया जाता है उसका तो ये मात्र एक छोटा सा हिस्सा है। फिर भी ध्यान से सुनना, ट्रायंगल रूल कहता है कि आप जिस वेक्टर को ऐड करने जा रहे हैं, जैसे मैं ए को बी के साथ ऐड कर रहा हूं, तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर की हेड से ज्वाइन कर दीजिए। जैसे कि मैं यहां पर इस वेक्टर को ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, दिस इज ए एंड दिस इज बी। बोलिए यस और नो। ठीक। इसके बाद ट्रायंगल रूल कहता है कि ये आपने काम कर लिया, हमने कहा कर दिया। तो उसके बाद पहले वाले वेक्टर की टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दीजिए, हमने कहा ये लीजिए कर दिया। तो ये जो वेक्टर आएगा इस वेक्टर का नाम होता है रिजल्टेंट। क्या नाम होता है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब है दिस इज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू वेक्टर। मतलब आप चाहे ये दो वेक्टर बनाइए या इन दो की जगह एक वेक्टर बनाइए, इन दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है। ठीक। नाउ द पॉइंट इज दैट सर इसकी लेंथ कैसे निकालोगे? तो मान लीजिए एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है? थीटा। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और ये जनाब थीटा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका क्या होगा? बी कॉस थीटा। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगा? बी साइन थीटा। और ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी कितना है? ए। आप लोगों ने आई थिंक पाइथागोरस तो पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिफ्थ सेमेस्टर में कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। कब? फिफ्थ सेमेस्टर में। अगर आपने पाइथागोरस पढ़ी है
तो आपको दिख रहा होगा दिस इज अ परपेंडिकुलर विच इज व्हाट बी साइन थीटा एंड दिस इज अ बेस एंड द बेस इज व्हाट ए प्लस बी कॉस थीटा। तो मैं यहां पर पाइथागोरस अगर लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर बराबर व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये कैसे आया, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये लीजिए ऐसे लिख सकता हूं क्या, a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब तो आई थिंक सभी को चमक ही रहा होगा। तो आप जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज आर स्क्वायर, दिस इज व्हाट आर स्क्वायर। तो यहां से जनाब आर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। क्या आ रही है देखिए ध्यान से, आप अगर ऑब्जर्व करें तो बी कॉस स्क्वायर थीटा और बी साइन स्क्वायर थीटा को अगर क्लब कर दें, क्या कर दें, क्लब कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोस्त क्या होता है, 1 होता है। तो शायद ये वाला थीटा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो दोस्त जल्दी बताएगा कि आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। पूरी वेक्टर की कहानी इस फॉर्मूले के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। मतलब ये जो रिजल्टेंट है आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। आपने कहा ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, मान लीजिए रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा की वैल्यू बताइए तो आप शायद समझ पा रहे होंगे दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और एक राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा, कौन सा अल्फा, tan अल्फा बराबर क्या होता है, बोलते रहिएगा फटाफट, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए कि जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जल्दी बताइए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। बोलो यस और नो। जिस तरीके से मैंने अल्फा लिखा है, कोई पूछे अगर आपसे अल्फा क्या है तो मैं यहाँ पे अंग्रेजी में लिख सकता हूं दिस इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। सेम इसी एनालॉजी से जैसे मैंने इसको अल्फा बोला और अगर मैं इस वाले एंगल को बीटा बोल दूं, क्या बोल दूं, बीटा, तो मैं यहां पर दोस्त पता है क्या लिख सकता हूं, tan बीटा, कौन सा बीटा, tan बीटा। बस आपको फर्क इतना करना होगा कि ए को बी से और बी को ए से रिप्लेस कर दीजिए। मैथ्स तो यही सेम रहने वाली है, मैथ्स पे क्या फर्क पड़ता है कि कौन ए है और कौन बी है। तो यहां पर ये कहूंगा कि जब मैं tan बीटा लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, tan बीटा, तो तुम इस फॉर्मूले को देखो बस। जब मैंने अल्फा लिखा तो मैंने कहा दिस इज एंगल बिटवीन आर एंड ए। अब मैंने कहा बीटा, तो बीटा में बोला एंगल बिटवीन आर एंड बी, तो इसका मतलब है जहां जहां ए आ रहा है वहां वहां क्या लिख दूं, बी, और जहां जहां बी आ रहा है वहां क्या लिख दूं, ए। क्या मेरा काम हो जाएगा दोस्त? जल्दी बताइएगा, इफ यू वांट टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ tan बीटा, तो tan बीटा की वैल्यू दोस्त होगी a sin थीटा डिवाइडेड बाय b प्लस a cos थीटा। प्रूफ गया तेल लेने, कौन पूछ रहा है तुमसे प्रूफ, है ना। लेकिन जो रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट याद होने चाहिए। पावर में 1/2 है, पावर में क्या है, 1/2। तो ये रिजल्ट हो गया, एक ये रिजल्ट हो गया, ये याद रखिए। क्या रखिए, याद रखिए। तो अगर आप कभी भी दो वेक्टर्स को ऐड करने जा रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये ऐड करते समय उनका मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ थीटा, थीटा है यहाँ पर एंगल बिटवीन द ए एंड बी वेक्टर, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा दोस्त, तो सवाल पूछने में हो सकता है आपसे आर पूछ ले, या फिर हो सकता है कि आपको आर ए दे दे, बी पूछ ले, हो सकता है आर ए बी दे दे, आपसे थीटा पूछ ले, क्या पूछ ले, थीटा। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस फॉर्मूले में से कोई भी एक पैरामीटर मिसिंग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपसे आर ही पूछेगा, ऐसे भी सवाल मिलेंगे कि दो वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट ये है, तो बताइए दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टूल्स दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द आंसर। ठीक है, आगे देखते रहिएगा इसी को। एक और चीज बताऊंगा, ठीक, रिजल्टेंट कितना होगा इन दो वेक्टर्स का, वो इस बात पर डिपेंड करेगा मेरे दोस्त कि यहां पर इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है। बोलो यस और नो। देखना, इसी चीज को देखने का एक नजरिया अलग है। ये जो चीजें मैंने अभी तक बताई हैं ये तो सभी को पता होता है, ये तो सभी को पता होता है।
नहीं पता तो पता चली गया, ऐसा कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है। इसी को देखने का एक नया नजरिया बताता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। मान लीजिए मैंने सपोज ये कहा कि ये है आपका ए वेक्टर, क्या है, ए वेक्टर, और जो बी वेक्टर है वो ये है। ए वेक्टर की लेंथ मैंने अभी ज्यादा बना दी है, तो इसका मतलब है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, कम। अब रिजल्टेंट की लेंथ क्या होगी, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ए और बी के बीच का एंगल क्या है। बोलो यस और नो। तो मैंने यहां पे जनाब क्या किया पता है, मैंने यहां पर मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको सेंटर मानते हुए इस बी वेक्टर को ऐसे घुमा देते हैं। तो जब आप घुमा रहे हो तो एक्चुअली में आप क्या कर रहे हो, आप ए और बी के बीच के एंगल को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। बोलो मानते हो इस बात को? तो जब आप एंगल को चेंज कर रहे होगे तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट है, क्या है रिजल्टेंट, उसकी लेंथ लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब इस समय आपका रिजल्टेंट ये है। अरे बोलो यस और नो। मान लीजिए थोड़ी देर बाद ये बी वेक्टर ऐसे हो गया, तो इस समय आपका रिजल्टेंट ये है। थोड़ी देर बाद ये और घुमा दिया, मान लीजिए इधर पहुंच गया, तो आपको समझ में आ रहा है कि आपका रिजल्टेंट ये है। क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि रिजल्टेंट का लेंथ और मैग्नीट्यूड लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब मान लीजिए किसी एक बॉडी पे हमने दो फोर्स लगाए, F1 और F2, और हमसे ये पूछा गया कि जनाब ये बताइए कि उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो वी हैव टू फाइंड द नेट फोर्स, वी हैव टू फाइंड द नेट फोर्स। तो हम क्या करेंगे, F1 और F2 को ऐड करेंगे। लेकिन फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एडिशन स्केलर होगा या वेक्टर होगा, वेक्टर होगा। क्या होगा, वेक्टर। तो वहां पर हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि उन फोर्सेस के बीच का एंगल क्या है। मान लीजिए एक फोर्स 5 और दूसरा भी 5, मैंने कहा भाई साहब ये दो फोर्स लग रहे हैं एक बॉडी पे, बता दो एक्सेलरेशन, बता दो एक्सेलरेशन। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते सर 5 + 5 10 बटे टोटल मास, दिस इज एक्सेलरेशन। ये तरीका सही है गलत है, गलत है। क्योंकि अगर दो फोर्स लग रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उन दो फोर्सेस के बीच का एंगल क्या है। बोलो क्लियर हुआ क्या? मतलब मैं यहां पर ये कह सकता हूं इस सिचुएशन में, इफ आई विल आस्क यू कि इसकी वैल्यू थीटा की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगी, थीटा की किस वैल्यू के लिए ये आर क्या होगा, मैक्सिमम। तो आपको अगर ये डायग्राम समझ में आ गया हो, अगर थोड़े बहुत समझदार हैं तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि जब ये बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो रिजल्टेंट अपने आप क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। और ये नहीं समझ पा रहे तो पढ़े लिखे तो है ही, तो एक बात बताना कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। और कॉस थीटा की अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 है जनाब, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा 1 होने का मतलब है कि थीटा क्या होगा, 0। और जनाब अगर हमने बोला कि थीटा 0 होगा तो इसका मतलब है कि ए और बी वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल। क्या होंगे, पैरेलल। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a + b, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्या हवा लगी क्या? सिंपल सी बात है, ये एफर्ट्स मेरे हैं और ये एफर्ट्स तुम्हारे हैं, ठीक है। मेरे तो कमी है, तुम्हारे क्या होने चाहिए, ज्यादा। और अगर ये दोनों एफर्ट्स सेम डायरेक्शन में अलाइन हो गए, मतलब जो तुम्हें बोला गया वो तुमने कर लिया, तो रिजल्टेंट अपने आप ही क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। और तुमने अगर अपना ज्ञान लगाया और अपना दिमाग लगाया तो ये एंगल चेंज होगा, ये एंगल क्या होगा, चेंज होगा। और उसके हिसाब से जो तुम्हारा रिजल्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस वेक्टर की क्या होगा, लेंथ होगा। समझदार के लिए सारा ही काफी है। तो मुद्दे की बात यह है, इफ यू वांट अ मैक्सिमम आउटपुट देन बोथ ऑफ द वेक्टर्स शुड बी इन द सेम डायरेक्शन। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू कब होगी, तो आप समझ पा रहे होंगे मेरे दोस्त कि cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो मैं यहां पर कहूंगा कि जब cos थीटा -1 होगा, और अगर cos थीटा -1 तो इसका मतलब है कि थीटा शुड बी 180, थीटा शुड बी 180। और अगर ये 180 हो गया तो जो रिजल्टेंट है उसे मैं लिखूंगा a - b, इसका मॉड लगा लीजिएगा। मॉड क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि पता नहीं अगर मान लीजिए b a से बड़ा हो गया तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। लेकिन किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बोलो समझ में आया? तो यहां पर इसी चीज को थोड़ा सा स्टाइल में भी लिखा जाता है, वो मैं अगले पेज पर लिख करके बताऊंगा, आप जब तक इस चीज को नोट कर लीजिएगा।
मतलब सिंपल सी बात ये कि रिजल्टेंट तब मिनिमम होगा जब ए और बी एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट। अपोजिट का मतलब समझ ही रहोगे कि मैंने तुम्हें बोला ये करना है, अब तो बिल्कुल नहीं करेंगे, करा के दिखा दे। मतलब जो बोला जाए वही नहीं करना। मैंने कहा नोट कर लो, नहीं कर रहे। मैंने कहा समझो, नहीं समझ रहे, है ना। मैंने कहा रिलैक्स करो, नहीं हम पढ़ेंगे, है ना। मतलब जो तुमसे बोला जाए जस्ट तुम उसका क्या कर रहे हो, अपोजिट। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त, बस फर्क इतना पड़ेगा कि वैसे तुम्हारा रिजल्टेंट ये आ सकता था, और अगर तुम्हारे एफर्ट्स जस्ट अपोजिट रहेंगे तो तुम्हारा रिजल्टेंट बस इतना ही आ पाएगा। तो इफ यू वांट टू मिनिमाइज द एफर्ट्स तो जस्ट उसके अपोजिट लगा दो। क्या लगा दो, अपोजिट। तो नोट कर लेना, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होता है जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, और मिनिमम तब होता है जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो कितने दिन क्लास आओगे आप लोग रेगुलर, मतलब एक होगा ना माइंडसेट, क्योंकि शुरुआत में जोश तो बहुत हाई होता है, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे जोश कम होता है, और वो जोश जैसे जैसे कम होता जाता है तो होश भी जो है वो कहीं और चला जाता है। तो कुछ प्लान तो होगा ना तुम्हारा, 1 महीने 2 महीने, मतलब कितने लोग कहते हैं कि सर जब तक ये सेशन चलेगा तब तक हम आएंगे, है इतना कॉन्फिडेंस किसी में? रुक जाओ फिर मैं फोटो खींच लेता हूँ, है ना। इट्स लाइक क्योंकि क्या है कि बीच में मेरे पास एज अ प्रेजेंस ये रहना चाहिए कि ये लोग थे जिन्होंने हैंड रेज किया था, क्योंकि कल अगर तुमने मुझे पास आकर के कभी भी ये बोला कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो मेरे पास ये सबूत होना चाहिए कि तुम क्लास आ रहे हो या नहीं आ रहे। अगर तुम क्लासेस आते रहोगे, ठीक है, मतलब डिसिप्लिन रखोगे कंसिस्टेंसी के साथ साथ, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ, तुम लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन हाँ तुम्हें अपना दिमाग बिल्कुल भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम्हें फॉलो करना है, ठीक है। अभी धीरे धीरे तुम्हें मतलब अन अकेडमी के बहुत सारे फीचर्स के बारे में भी पता चलने लग जाएगा, ठीक है। देखो अगर तुम ये चाहते हो कि यहाँ पे क्लास में नाच गाना हो और, ठीक है, शायरियाँ वायरियाँ चलती रहें बीच बीच में, और ठीक है तालियां बजती रहें, तो गलत जगह हो, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। जीरो टॉलरेंस है, क्या है, जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है। मतलब तुम ये कहो अरे सर बहुत मजा आ रहा है एक नहीं आया भाई, नहीं आया, ठीक है। मजा करने के लिए तो फिर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, आपको वो करना चाहिए, ठीक है। इन सब चीजों में पढ़ने में तो आज तक किसी को मजा नहीं आया, ठीक है, सिंपल सी बात है। हिंदुस्तान में हर कोई मजबूरी में पढ़ रहा है, ठीक है। तुम लोगों का ऐसा कोई शौक थोड़ी है, सर आई एम genuinely interested, I want to go for PhD in physics, घंटा फिर PhD क्या तुम लोग सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें ये बताया गया है कि भाई अगर इंडिया के किसी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गए तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है और पैसा बहुत मिलता है। तो तुम्हारी लाइफ का सिर्फ वही मोटिवेशन है, ठीक है। तुम में से कोई बहुत रेयरली, मुझे 1-2% लोग मिलते हैं कि सर मुझे सिलेक्शन विलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट टू इंक्रीज माई नॉलेज, ठीक है। तुम्हारा सिंपल सा फंडा है, मुझे नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, आई वॉन्ट ओनली माई सिलेक्शन, ठीक है। तो अगर वो ऑब्जेक्टिव है तो भाई ठीक है, मतलब फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है, पहली बता दूं कि मजा उतना नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि जेई की प्रिपरेशन में मतलब दर्द होता है, अब वो होगा, अब उसमें हम क्या करें यार, अब जेई का जो पेपर है वो अब अच्छा आता है, तुम उठा के देख लो, ठीक है, जेई एडवांस का। तो अब उसमें अच्छा लेवल है, और अगर हम वो नहीं पढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम गद्दारी कर रहे हैं, ठीक है। तुमने फी उसी के लिए पे करी है, तो वो तो पेन होगा। और सिंपल सी बात है, अगर पेन नहीं हो रहा है ना कि सर सब कुछ समझ आ जाता है, सारे क्वेश्चन बन जाते हैं,
सर कोई डाउट नहीं है, लाइफ एकदम बैलेंस चल रही है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द जेई एग्जाम। मतलब तुम ये कह रहे हो ना कि सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती सर, जो आप होमवर्क देते हो ना 80-90% क्वेश्चन हो जाते हैं, टाइम मैनेज कर लेता हूँ, सारे सब्जेक्ट एकदम बैलेंस चल रहे हैं और सब आई एम इंजॉइंग। कुछ और कर रहे हो दोस्त, है ना। इसका मतलब है कि आप किसी और चीज में इन्वॉल्व हो जिसको आप एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। इसमें एंजॉयमेंट नहीं आएगा, इसमें तो वही है कि दर्द हो रहा होगा, लेकिन वही एक डायलॉग है कि शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन बाद में फिर मजा आएगा। तो शुरुआत में दर्द होगा भाई, तैयार रहना, मेरे पास रो करके मत आना इधर है। ठीक है, सिंपल सी बात है, अभी भी मौका है, अभी भी मुझे लगता है कि रिफंड पॉलिसीज होती होंगी, ठीक है। ठीक है, आप रिफंड करा लीजिए, चले जाइए, मैं बिल्कुल सच बताऊंगा, ठीक है। मैं कभी भी कोई स्क्रिप्ट नहीं बताऊंगा, जो सच है वो सच है, ठीक है। तुम अगर एक्सेप्ट कर पा रहे हो तो झेल लो, नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो, ठीक है। सिंपल सी बात, और कोई ऑप्शन चूज कर लो, और अगर चूज किया है तो डेफिनेटली यू हैव टू फेस द चैलेंजेस। वक्त के साथ चैलेंजेस आएंगे, और चैलेंजेस कैसे होंगे मैं बता देता हूँ। कई बार ऐसा होगा कि क्लास में कोई पढ़ाया जा रहा है कोई टॉपिक, मैंने क्वेश्चन दिया, तुम क्वेश्चन जब तक समझ रहे थे 4 लोगों ने आंसर दे दिया। क्या दे दिया? आंसर। अब तुम करो, बताओ स्कूल में ऊपर से टॉप कर रहे थे या नीचे से टॉप कर रहे है ना। अब ये डिमोटिवेशन है लाइफ का सबसे बड़ा। साला तुमको क्वेश्चन समझ नहीं आया है ना, 2 बार पढ़ लियो क्वेश्चन, और जब तक आधी जनता क्या दे चुकी है? आंसर। तो अब इस समय क्या लगता है कि हम इस भीड़ में बहुत पीछे हैं, अपना कुछ नहीं हो पाएगा, अपना कुछ नहीं हो पाएगा। यहां से स्टार्ट होता है। एक्चुअली ऐसा थोड़ी होता है कि कोई इंसान डीमोटिवेटेड होता है या डिप्रेशन में होता है पहले से ही, ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस यहां से स्टार्ट होती है कि क्लास में कुछ पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें सवाल क्वेश्चन समझ नहीं आया, अभी टीचर क्या पढ़ा रहा है वो हवा नहीं लग रही है, लोग आंसर दे रहे हैं, तो तुमको लगेगा यार हम तो किसी लायक ही नहीं है, हम तो साला जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। फिर क्या होगा? पहली प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हुई। दूसरी कि मान लीजिए कुछ भी पढ़ाया गया, आपको होमवर्क दिया गया, अब अगले दिन डिस्कशन हो रहा है उस होमवर्क का। अब डिस्कशन हो रहा है तो कुछ जनता ऐसी बैठी हुई है जो डाउट ही नहीं पूछ रही है, उनसे सारे बन रहे हैं, और तुम देख रहे हो तुमसे 10 में से 4 सवाल नहीं बन रहे हैं। दूसरा मोटिवेशन यहाँ से शुरू हो गया, तुम्हें लग रहा है यार गलत जगह ही आ गए, शायद ये चीज मेरे लिए है ही नहीं, ठीक है। यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुई, फिर इतने में थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे थे, तब तक टेस्ट हो गया। और टेस्ट में परसेंटेज इतना शानदार आया कि घर वालों को बताने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि घर वालों को बताएंगे तो वो ये कहेंगे कि बताओ यार तुम्हारे ये हालात है, 12वीं पास करने के बाद भी तुम उन्हीं संघर्षों में झूल रहे हो जिसमें तुम पहले थे। कम से कम स्कूल में तुम्हारा परसेंटेज ठीक ठाक तो था, अब तो तुम बिल्कुल ही डूब रहे हो। और ऐसे 1-2 टेस्ट में हो गया तो उसके बाद दिस इज अ प्रोसेस कि बहुत अच्छे अच्छे जो बोलते हैं ना कि हाँ हाँ मैं करूंगा आखिरी तक क्लास, है ना, वो मोटिवेशन वहां से खत्म होना स्टार्ट होता है। फिर 1-2 दोस्त हॉस्टल में भी बन जाते हैं, है ना, जो ये सब मोह माया त्याग चुके हैं, वो कहते हैं यार जस्ट एंजॉय द लाइफ माय फ्रेंड्स, ठीक है यही लाइफ है। वो एक कोई ऐसा मोटिवेशन दे देंगे कि सक्सेस के लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है, और 4-5 ऐसे एग्जांपल दे देंगे। उस वाले चाय वाले को देखो, बिल गेट्स मिलने आया था उससे, उस पाव वाली क्या बड़ा पाव वाले को देखो। तो ऐसे 4-5 तुम्हें एग्जांपल दे दिए जाएंगे, तुम कहेंगे यस ब्रो यू आर राइट, ठीक है। एक्चुअली में मैं यहाँ पे खड़े होकर के कुछ भी बताऊंगा तो क्या इसकी 4 या 5 मिनट के बाद क्या होगा, तुम कहोगे बकवास बंद कर, चल ठीक है, रोज का काम है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज अगर तुम्हारा कोई दोस्त कर रहा होगा, है ना, जिसका एज लगभग तुम्हारे आसपास होगा, उसने अगर कोई भी बात बोली, तुम एकदम से तुरंत उसकी बातों को सहमत हो जाओगे, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है भाई, है ना, पढ़ाई इतनी कोई खास जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये पार्ट है, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये सब होगा तुम्हारे साथ, ठीक है, ये सब होगा, ठीक है, ठीक है। इसमें से एक भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे साथ ना हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि कोई बच्चा यहाँ पढ़ने नहीं आता, बस एडमिशन ले लिया और इतना पैसा था घर वालों पे कि बहुत पैसा है, जा खर्च करा, जा 1-2 लाख फूंक दे जा, ऐसा तो किसी के साथ नहीं है ना। सिंपल सी बात है, अगर उसने एडमिशन लिया है और वो प्रिपेयर करना चाहता है तो डेफिनेटली वो एक सीरियस जेई एस्पिरेंट है, तभी प्रिपेयर करना चाह रहा है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान बीच में ऐसा क्या होता है कि जनता फिर एकदम से डीमोटिवेट गायब हो रही है, तो इसका ये प्रोसेस है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये हर किसी के साथ होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट जिसको ये फेज देखना ना पड़े। इस बार जिन लोगों की रैंक टॉप 100 में भी आ रही है ना, वो इस बार इस डिप्रेशन में चल रहे हैं कि सर इस बार मेरी रैंक जो है ना
वो क्या बोलते हैं 15 आई है लेकिन मुझे 1 चाहिए, ठीक है। तो हर किसी को किसी ना किसी चीज का दुख है, हर किसी को किसी ना किसी चीज का दुख है। पॉइंट ये है कि ये सब जब तुम्हारे साथ हो तब दिमाग में एक ही बात रखना कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा उसको एक साइड में करके मुझे जेई की प्रिपरेशन बहुत ईमानदारी से करनी है, ठीक है, लास्ट मोमेंट तक। क्योंकि अगर तुमने जेई की प्रिपरेशन बहुत ईमानदारी से करी, अगला जो भी तुम्हारे पास 1 साल बचा हुआ है, तो तुम ये मान लेना, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे, लेकिन आप जो यहां से सीखोगे, जो आप सब्जेक्ट नॉलेज मिलेगी, जो आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा, और जो यहां से तुम स्ट्रेंथ हासिल करोगे ना, वो तुम अपनी लाइफ में ना तुम्हें बहुत आगे ले जाने में तुम्हारी क्या करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो पहले माइंडसेट ये बना लो कि हार या जीत की परवाह नहीं है मेरे को, मुझे खेल को अंत तक पूरी जान से खेलना है, ठीक है। वो वक्त बताएगा, किस्मत है क्या होगा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जब आज से 6 महीने बाद पीछे मुड़ करके देखो तो तुम अपने आप को गाली दो कि यार काश थोड़ी मेहनत कर लेता तो शायद मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। तो ये होना चाहिए कि मुझे जो फिनिश लाइन है ना उसे टच करना है। किसी को मत देखो कि कितने लोग तुमसे आगे हैं, कितने लोग तुमसे पीछे हैं, क्योंकि एक बात बता दूं कि जिंदगी में तुम कितना भी आगे पहुंच जाना, फिर भी लोग तुम्हें अपने आगे खड़े हुए दिखाई देते ही रहेंगे। और अगर तुम उन्हें देखते रहोगे तो लाइफ में तुम्हें हमेशा डीमोटिवेशन ही होगा कि तुम बहुत पीछे हो, ठीक है। तो ऐसा तो हमेशा ही होगा, तुम्हारे साथ क्या मेरे साथ होगा, अगर मैं बैठ करके अपने आगे वाले लोगों को देखना शुरू कर दूं। तो किसी और को मत देखो, तुम अपने आप को देखो। तुम्हारा कंपटीशन किसी और से नहीं है, खुद से है, ठीक है। तुम्हें अपने आप को इंप्रूव करना है, और ये याद रखना है कि तुम्हें ना तो किसी को हराना है और ना ही किसी से जीत हासिल करनी है। ये जो सफर है ना, इसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो फिनिशिंग लाइन है, उसे तुम्हें टच करना है बस। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सबसे आखिरी रह जाओगे ना, लेकिन अगर तुमने फिनिश लाइन को टच कर लिया तो पीछे मुड़ करके जब देखोगे तो हो सकता है तुम्हें एक भी इंसान ना दिखाई दे। यही तो हो सकता है। सबसे ज्यादा बुरा से बुरा क्या होगा, ये होगा कि तुमने जब फिनिश लाइन को टच किया और पीछे मुड़ के देखा तो तुम्हें पता चला कि तुम आखिरी हो, तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी याद रखना कि तुम्हें ये जरूर फील हो सकता है कि तुम हार गए हो, लेकिन ये जो जीवन में जो सुकून है ना कि मैंने इस खेल को अंतिम क्षण तक खेला था और फिनिश लाइन को टच किया था, ये तुम्हें जीवन में बहुत आगे लेके जाएगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि IIT इज अ फाइनल डेस्टिनेशन, उसके बाद भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आगे, ठीक है। तो कंपटीशन किसी और से मत करना। क्लास में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आगे जाने वाले अभी सफर में कि कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे, कुछ लोग बहुत बुरा कर रहे होंगे, किसी को मत देखना, सिर्फ अपने आप को देखना। तुम ये सोचना क्या मैं हर दिन इंप्रूव कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, क्या मैं हर दिन सीख रहा हूं या नहीं सीख रहा हूं। नहीं आता, ठीक है, तभी तो बैठा हूं। अगर सब कुछ आता तो यहां थोड़ी ना बैठा होता, जे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा होता, जैसे मेरे कई सारे दोस्त कर भी रहे होंगे जिस समय 2024 पे फाइट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मैंने कुछ गलतियां करी हैं या गलतियां ना करी हो, कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं या मैंने ड्रॉप लिया है तो सिंपल सी बात है कि मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है। मुझे अगर कोई चीज नहीं आती तो सीखना है और आगे बढ़ना है। इस पर्सपेक्टिव से काम करना तो डेफिनेटली तुम अच्छा कर जाओगे। और अगर तुम यही कंपैरिजन करते रहे कि ये अच्छा वो अच्छा ये अच्छा नहीं वो ये, तो ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें फंस करके तुम कुछ दिन बाद डीमोटिवेट होकर के गिव अप कर दोगे, जो कि आज की जनरेशन के साथ बहुत आसान चीज है ना। मुझे याद है कि बिफोर कोविड ऐसा बहुत रेयरली होता था कि लोग प्रिपरेशन के दौरान गिव अप करते थे 10 या 20% लोग गिव अप करते थे, ठीक है। लेकिन आफ्टर द कोविड यू हैव मल्टीपल रिसोर्सेज, मल्टीपल ज्ञानी लोग मिल चुके हैं, तो अब ये जो परसेंटेज है ये लगभग 50 to 60% है। 50 to 60% उन लोगों का परसेंटेज है जो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मिड स्टेज में ही गिव अप कर देते हैं। गिव अप करने का मतलब क्लास आना बंद, घर बैठ करके पढ़ रहे होंगे, उनमें से कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, कुछ वन शॉट देख रहे होंगे, कुछ लोग 4 अलग अलग टीचर से 4 अलग अलग चैप्टर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। कुछ लोग यही बैठ करके डिसाइड कर रहे होंगे, अभी 12वीं ढंग से पास नहीं हुई है, ये जो टीचर मुझे पढ़ा रहा है ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, ये सब कर रहे होंगे। इस गतिविधि में भी तो लोग इन्वॉल्व रहते हैं बैठ करके कि ये अच्छा पढ़ा है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ठीक है। और जो लोग ये करते रहते हैं वो बाद में जाके काउंसलर ही बन पाते हैं।
क्योंकि उनको सिर्फ यही नॉलेज मिल पाती है कि कौन सा कॉलेज कितनी रैंक पे मिलता है, क्योंकि उनका पूरा साल जब उनको सवाल सॉल्व करने थे, रगड़ना था पेन, तो उनने अपने जीवन का ये जो प्रीसियस टाइम था ये सिर्फ एनालिसिस करने में लगा दिया। अब एनालिसिस करी है तो वैसी जॉब लग जाएगी, फिर और क्या, काउंसलर बन जाना, और जो अपकमिंग तुम्हारे जूनियर्स हैं उनको बस काउंसिल करते रहना कि बेटा ऐसे कर लो तो ये कॉलेज मिलेगा, ऐसे कर लो तो ये मिलेगा, इससे पढ़ना उससे मत पढ़ना, यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, तो याद रखना, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। ठीक है, हर 3 दिन बाद एक आवाज आएगी अंदर से, छोड़ दे तू नहीं कर पाएगा, मैं बता देता हूँ, छोड़ दे तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस का नहीं है। वो एक आवाज ऐसी होगी जो बार बार तुम्हें तोड़ने का कोशिश करेगी, अबे रहने दे, तू क्या करेगा, अबे तू वही है, अबे तुझसे 4 सवाल नहीं बनने, तू सेलेक्ट होगा। ये एक अंदर की आवाज है जो तुम्हारे अंदर बार बार आती रहेगी। ठीक है, अब इसमें ज्यादातर लोग आज की जनरेशन में गिव अप कर देते हैं, लेकिन झेलते रहना, मजबूती के साथ टिके रहना, मैं बता रहा हूं बहुत आगे पहुंच जाओगे। क्योंकि जिस फेज में तुम हो, ये सारे फेजेस मैंने भी अपनी लाइफ में कभी देखे हैं जब मैंने जेई की प्रिपरेशन करी थी। तो जिन फेजेस से तुम गुजर रहे हो मैं निकल चुका हूं, मुझे सब कुछ पता है कि क्या होगा, और हर साल बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं। तो कंसिस्टेंट रहो, इंप्रूव करो, लगे रहो। होता ना, बस दिमाग में एक ही है, कोई कंपैरिजन नहीं, कुछ नहीं, क्यों पढ़ रहे हैं, बस पागल है, कितनी रैंक लानी पता नहीं, कितने मार्क्स लाने पता नहीं, कौन से कॉलेज में जाना पता नहीं, पागल हो, हाँ पागल है। जो इस एटीट्यूड से पढ़ रहा है वो अच्छा करेगा, और जो हर दिन ये आकर के पूछ रहा है सर कितने नंबर लाने चाहिए, मैं बोल दूंगा 250 ले आओगे, मैं बोल दूंगा 280 ले आओ, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं ना, सब मिनिमम बताओ आप कितने ले आऊं मैं। अबे ये सब फालतू की चीजें होती है। सर कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच टॉप रहेगी, जिस दिन सेलेक्ट हो जाओ बता दूंगा, जिस दिन सेलेक्ट हो जाओ बैठ करके आधे घंटे इसी बारे में चर्चा करेंगे, कॉलेज की कहानियां भी सुना दूंगा बढ़िया बढ़िया तुम्हें 4-5। ठीक है, लेकिन पहले उस स्तर को पा तो लो। अभी साला एंट्रेंस एग्जाम हुआ नहीं, रिजल्ट आया नहीं, और उससे पहले आगे की प्लानिंग चल रही है। ठीक है, और जितने भी लोग बहुत अच्छी रैंक लाने वाले हैं ना, उनमें से कई सारे लोगों को इवन ये भी नहीं पता होगा कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही प्रायोरिटी है कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। और तुम्हारा भी बस ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये सब फालतू की चीजें होती है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट हर 10 दिन बाद बदल जाते हैं। अभी फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मान लो इसमें मजा आने लग जाएगा तुम्हें, और मान लो एक चैप्टर में तुमसे क्वेश्चन बनने लग गए, तो तुम एकदम से कहोगे फिजिक्स इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। फिजिक्स मुझे बहुत पसंद है, बचपन से ही पसंद थी मुझे तो ठीक है ना, इसीलिए तो मैंने साइंस ली थी। पता चला टेस्ट हुआ, टेस्ट में थोड़ा जहरीले सवाल आ गए, बहुत अच्छे सवाल पूछ ले गए, तुमसे एक भी सवाल नहीं बना। या मान लो तुम्हारे परसेंटेज जो है फिजिक्स में मान लो 15-20% आया, यार फिजिक्स से तो मुझे बचपन से ही नफरत थी, एकदम से तुम्हारे स्टेटमेंट बदल जाएंगे, तुरंत चेंज हो जाओगे, तुरंत तुम्हारे परसेप्शन बदल जाएंगे। पता नहीं यार क्लास में क्या पढ़ाते हैं लोग, और एग्जाम में पता नहीं क्या पूछ लेते हैं। मुझे तो लगता है इन लोगों को कुछ भी नहीं आता है यार, है ना, ये लोग कुछ भी हवाबाजी कर रहे हैं, एकदम से परसेप्शन बदल गया। तो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेरा इसमें, जैसे अभी मुझे पता है कुछ दिन बाद ये नौटंकी शुरू हो जाएगी, सर मेरा ना सर मैथ्स ना थोड़ा सा वीक चल रहा है, सर मैथ्स में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। फिर एक कहेगा एक दिन आकर के सर मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, एक कहेगा सर केमिस्ट्री कितनी रटने वाली है सर, वी आर द इंजीनियर्स और हम क्यों केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये नौटंकी शुरू हो जाएंगी यार फालतू की। ठीक है, मेरा मानना ये है कि तुम्हारा इंटरेस्ट तो सच में किसी में नहीं है, तुम्हारे इंटरेस्ट तो कहीं और ही है हकीकत है यार, मतलब क्या दिक्कत है, जो सच है वो है, एक्सेप्ट करो इस बात को, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, बुरा लग रहा है तो लगे। मुद्दे की बात ये है कि इंटरेस्ट को करो साइड में, और दिमाग में रखो कि इस एग्जाम को क्रैक करना है तो पीसीएम तीनों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना पड़ेगा, और तीनों पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाकर के हो सकता है कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए और तुम्हारी रैंक अच्छी आए। किसी एक सब्जेक्ट को करने से कुछ कल्याण होने वाला नहीं। ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, अभी उनसे मिलो, और फिजिक्स में कितने आए, 88। अब तुम सुनोगे 88 तो तुम्हें लगेगा भाई फोड़ा होगा, टोटल कितना है सर, 120। बहुत एग्जाम्पल है, बहुत सारे। ठीक है, मैं पिछले सेशंस के बता रहा हूं, तुम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि एक सब्जेक्ट में उनके एकदम से 80 प्लस है, 90 को टच कर रहे हैं, और जो टोटल सम है वो इतना कम है कि तुम्हें विश्वास भी नहीं हो रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री में कितने आए सर, 86, तो तुम्हारे दिमाग में परसेप्शन यही डेवलप होगा फिर तो यार 200 को टच कर गया। टोटल कितना है सर, 120। क्यों, ये वो कैटेगरी है जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट के भरोसे चलते रहे, और एक सब्जेक्ट को करके तो तुम्हें भी पता है कि कुछ होने वाला नहीं।
ट्राई फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है, सभी को लेके चलो। हाँ ये होगा कि कभी किसी सब्जेक्ट में ज्यादा आएंगे, कभी किसी सब्जेक्ट में ज्यादा आएंगे, लेकिन तीनों सब्जेक्ट लेकर के चलोगे तभी तुम सेफ जोन में रह पाओगे और तभी तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ पाएंगे। किसी एक सब्जेक्ट में धुरंधर बनने से तुम कभी भी अच्छा करने वाले नहीं है। तुमसे अच्छा वो स्टूडेंट है जो फिजिक्स में क्या बोलते हैं 60 लेके आया, ठीक है, फिजिक्स में 60 ले आया, केमिस्ट्री में 50 ले आया, मैथ्स में 40 ले आया, वो ज्यादा मच बेटर है। 60 50 110 40 150 ले आया और तुम 120 पे रह गए। वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन उसको बात ये टी बराबर 0 पे समझ में आ गई थी कि सिलेक्शन तभी होगा जब तीनों सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे, तो वो ज्यादा बेहतर है तुमसे। तो इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है। चलिए मूव ऑन। ये बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर एक चीज बताने भूल गया अभी कि जब मैं आर लिख रहा हूं तो एक्चुअली में आर है क्या, ये है ना, बोलो यस और नो, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है क्या? तो पता है इसी चीज को ना पढ़े लिखे लोग ना थोड़ा सा स्टाइल में पता है कैसे लिखते हैं। कई बार तुम्हें भी लिखा हुआ दिखेगा, तुम्हें लगेगा अरे यार ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ इसको मुझे फटाफट से। जो मैंने अभी पीछे जो बात बताई थी, क्या ये वही लिखी हुई है? दिस इज अ मैग्नीट्यूड, यस और नो? दिस इज आर वेक्टर और आर की मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी होती है और मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी होती है। इसी के बीच में लाई करता है, इसी के बीच में लाई करता है। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखना यहां पर आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन लिखिएगा। आर मैक्स की जो वैल्यू है वो आपको 12 दी गई है और आर मिनिमम की वैल्यू आपको 5 दी गई है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, तो आपसे पूछा जा रहा है ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉड का रेशियो क्या होगा। हो गया? क्या आ रहा है? 17/7। मैं आपको बता देता हूं, 17/7 तो हिंदुस्तान में सभी लोग बता देते हैं। एक्चुअली में 17/7 भी आंसर होगा, ठीक है, और 7/17 भी होगा, ये दोनों ही करेक्ट होंगे। कैसे? सुनिएगा ध्यान से। आपने बोला आर मैक्स, आर मैक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे? ए प्लस बी। दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम जो है वो ए प्लस बी के बराबर होगा। बोलो यस और नो? और आपने इसको बराबर कर दिया होगा किसके? ए माइनस बी। डेफिनेटली इन दोनों इक्वेशन को आपने जब सॉल्व किया दोनों को ऐड कर दिया होगा, यही किया है ना भाई? ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास ऐड करने पे ए की वैल्यू क्या आ रही है? 17/2। और बी की वैल्यू क्या आ रही है? 7/2। ये सभी की आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, ये इसको डिवाइड कर दिया तो तुमने ये आंसर दे दिया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहीं ये मेंशन था क्या कि ए बी से ज्यादा है? नहीं था ना। मेरे याद होगा मैंने यहाँ पे मॉड लगाया था। क्या लगाया था? मॉड। अगर मॉड लगाया तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दूसरी वाली इक्वेशन है वो डेफिनेटली एक तो ये बनी सकती है, लेकिन इसके अलावा एक और इक्वेशन बन सकती है, दैट इज व्हाट? बी माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट? 5। तो अगर इक्वेशन बी माइनस ए बराबर 5 बन गई तो इसका मतलब है जो वैल्यू ए की आई थी वो बी की आएगी, जो बी की आई थी वो ए की आएगी। तो मैं यहां पर कह सकता हूं जनाब जो ए है उसकी वैल्यू 7/2 हो जाएगी और जनाब जो बी है उसकी वैल्यू 17/2 हो जाएगी। तो आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है। मान लीजिए अगर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है और आपको ये दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आपको दोनों टिक करने पड़ेंगे। बोलो यस और नो? चलिए आगे बढ़ूंगा, इसी के साथ अगला सवाल लिखिएगा। The maximum and minimum, maximum and minimum magnitude of resultant
मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, maximum and minimum magnitude of resultant of the two forces are 7 and 1 Newton respectively. Maximum and minimum magnitude of resultant of two forces are 7 and 1 Newton respectively. Find the resultant of two forces when they act orthogonally. Find the resultant of two forces when they act orthogonally. पेन मत चलाओ, है ना। ये आदत थोड़ा धीरे धीरे डेवलप करना शुरू करो कि हमेशा क्वेश्चन को पढ़ते ही पेन मत चलाएगा फिजिक्स में, है ना। देखा करो, क्योंकि आजकल जैसे सवाल आते हैं ना मेंस में, उसमें से आधे सवाल बिना पेन चलाए भी हो जाते हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड होते हैं। दो फोर्सेस हैं, मान लो एक फोर्स है F1 वेक्टर और जो दूसरा फोर्स है वो है F2 वेक्टर। तो इनका रिजल्टेंट का मतलब F1 प्लस F2, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 7, और F1 माइनस F2 की जो वैल्यू है वो 1 है। क्या ये बात समझ आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू 7 और मिनिमम वैल्यू 1। कैन यू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस? अगर आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करें जनाब, तो F1 की वैल्यू कितनी आ रही है 4 और F2 की वैल्यू कितनी आ रही है 3। या फिर उल्टा करोगे तो ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा है, सवाल आपसे ये पूछा है कि अगर ये दोनों फोर्सेस ऑर्थोगोनली लग रहे हैं। ऑर्थोगोनली का मतलब समझते हैं? 90 पर। मतलब मैं ये कह सकता हूं ये रहा F1 और ये रहा F2, मतलब ये रहा 4 और ये रहा 3। दिस इज योर F1 वेक्टर एंड दिस इज योर F2 वेक्टर। तो पूछा रिजल्टेंट क्या होगा, तो आपको समझ में आ रहा है पाइथागोरस से 4 3 ये क्या होगा 5। तो योर करेक्ट आंसर विल बी व्हाट 5। बोलो यस और नो। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आसान है, पेन मत चलाएगा, फिर से बोल रहा हूं। पेन चलाते रहोगे, बता रहा हूं किसी दिन पेन में उंगलियां फंसा के खड़क तो जेब में रख के ले जाना घर पे। पेन कम चलाना है, ठीक है। पहले दिमाग चलाओ और बाद में पेन चलाओ। लेकिन तुम लोग उल्टा करते हो, पहले पेन चलाते हो, पहले लिख लेते हो, फिर सोचते हो ये क्या लिखा है मैंने। यस, क्वेश्चन लिखेगा फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट which of the following magnitude of resultant are possible which of the following magnitude of resultant are possible if F1 is 10 Newton and F2 is 5 Newton? सुनना ध्यान से, ए ऑप्शन ये दो फोर्सेस हैं F1 और F2। तो आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट, इन आउट ऑफ दीज 5 वैल्यूज कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं। मन में सोच लीजिए, बताइए मत, मन में। अगर ये दो फोर्सेस हैं तो शायद आप समझ पा रहे होंगे, इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 15 होगा। क्या होगा 15, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा 5। बोलो मानते हो? इसका मतलब हर वो आंसर जो 15 और 5 के बीच में वो सही है। तो इसका मतलब ये हुआ 8 होना चाहिए, 15 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, लेकिन 3 और 16 नहीं हो सकता। 15 तब होगा जब सेम डायरेक्शन में होंगे, और 5 तब होगा जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। खत्म हो गया। बोले डन? ठीक है, आगे बढ़ता हूं, देखिएगा।
जैसे मान लीजिए ये एक फोर्स एफ और ये दूसरा फोर्स एफ, के बीच का एंगल है थीटा, इनके बीच का एंगल क्या है थीटा। मैंने आपसे पूछा कि ये बताइए ये रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, दिस इज द क्वेश्चन। यू हैव अ टू फोर्सेस एफ एंड एफ। तो अभी तो निकाला था फॉर्मूला, याद है तुम लोगों को? क्या लिखा था बताना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इंटरेस्टिंग बात है ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हवा लगी क्या? क्या बेटा समझ आया क्या किया है? डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, ए की वैल्यू एफ और बी की वैल्यू एफ। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को चमक भी रहा हो कि देखना यहाँ पर ये 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर, क्या मैं यहाँ से 2f स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं? तो जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप जनाब 2f स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ्स आती हो, हाफ एंगल फॉर्मूले अगर याद हो, तो यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा, आपको ये फॉर्मूला याद है क्या? कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये याद आ रहा है? तो यहां से शायद चमक रहा हो कि 1 प्लस कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर होगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो मैं यहां पर इस वैल्यू को जनाब 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देता हूं। अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर क्या निकलेगा? 2। एफ स्क्वायर से बाहर क्या आएगा? एफ। और यहां पर ये क्या बनेगा? कॉस थीटा बाई 2। देखो आराम से क्या लिखा हुआ, नहीं समझ में आए दोबारा देखो, ये मैथ्स है। क्या है ये? मैथ्स। अगर हो सके तो इस रिजल्ट को याद कर लेना, अगर हो सके तो इस रिजल्ट को याद कर लेना, कई बार डायरेक्ट यूज होता है। मान लीजिए, लेकिन ये रिजल्ट तभी लगेगा जब दोनों फोर्सेस या मतलब जो भी दो वेक्टर्स हैं उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा भाई साहब ये जो एंगल है वो 60 है, क्या है? 60। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे 60 जैसे ही पुट करेंगे तो ये cos 30 की वैल्यू √3/2, तो इसका मतलब रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? √3f। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट बता रहा हूँ जो कि बहुत बार यूज होते हैं, क्योंकि कई बार कुछ स्टैंडर्ड एंगल से यूज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 हुई, कितनी हुई? 60। तो रिजल्टेंट आपका कितना आ जाएगा? √3f। कितना आ जाएगा? √3f। मान लीजिए थीटा की वैल्यू 90 हुई, कितनी हुई? 90। 90 रख दो, दिमाग चल रहा है? चलाओ, थोड़ी तकलीफ होगी। 90 रखो बेटा, 90/2 45। तो 45 कितना हो गया? √2f। और थीटा की वैल्यू ये बड़ा फेमस है 120, क्योंकि अगर 120 रखोगे तो 120/2 60, cos 60 क्या होता है? 1/2। तो 120 पर ये f ही होगा, 120 पर ये क्या होगा? f ही होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 हो जाता है तो रिजल्टेंट भी वही आता है जो किसी एक वेक्टर का क्या है? मैग्नीट्यूड है। एक्चुअली उस केस में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। 120 पे इक्विलेटरल, हाँ हमें लगता है 60 पे इक्विलेटरल बनता है, 60 पे नहीं बनता। किस पे बनता है? 120। कहना क्या चाह रहा हूं सुनना ध्यान से, 120 का मतलब ये हुआ ये रहा एक वेक्टर और ये रहा दूसरा वेक्टर। तुमने कहा ये भी एफ और ये भी एफ, मेरे दोस्त जल्दी बताना ये क्या होगा? तो पढ़े लिखे हो तो ये वाला क्या होगा? तो समझ पा रहे हो कि ये रिजल्टेंट है। ये क्या है? रिजल्टेंट, जो कि तुम्हारा एफ के बराबर ही है। और दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोलो यार, बोलो क्लियर हुआ क्या? ठीक है। ये धोखा होता है ना, क्योंकि हमें लगता है इक्विलेटरल तो 60 है, तो जैसे कोई बोलता है कि एंगल 60 तो एकदम से फील आती है हाँ इक्विलेटरल है। ठीक है, 60 पे इक्विलेटरल नहीं है, कितने पर है? 120 पे। पता सबको होता है, लेकिन वही बोलते हैं ना सिली एरर्स, इसी को सिली बोल देते हैं, लेकिन ये सिली नहीं है बेटा, ये बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। अगर ये वाला एंगल 60 हुआ, कितना हुआ? 60 हुआ, तो ये एफ और ये एफ, तो ये वाली लेंथ क्या होती है? √3f। कर लीजिएगा नोट।
क्या नोट कर लिया? ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल रूल की कुछ खास बातें मैंने आपको बताई हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, कोशिश करिएगा कि क्लास में जितना हो पाए नोट कर लें, है ना। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि टेक्नोलॉजी का गलत तरीके से फायदा उठाएंगे, मोबाइल निकालेंगे, फोटो खींच लेंगे, है ना। कितना आसान काम है ना। तो वही होगा कि वो सिर्फ तुम्हारे मोबाइल की ही प्रिपरेशन हो रही होगी, ठीक है। और तुम्हें अगर इतना ही फोटो खींचने का शौक है तो मुझे बता दो। मेरे पास क्या है कि पूरा कंटेंट एकदम डिजिटाइज फॉर्म में, और वो मैंने खुद से लिखा है, खुद की हैंड राइटिंग में, तुमसे अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है। और देखो कितना कलरफुल है, आईपैड में लिखा है, हर बार कलर बदल रहा है, कभी नीला है फिर पीला है, देखो। और एक डिब्बे में बंद है, किसमें बंद है? डिब्बे में। तो तुम्हें अगर इतना ही शौक है तो तुम मुझे बता देना, ले लेना नोट्स और घर पे बैठ के पढ़ लेना। और अगर किसी का सिलेक्शन हो जाए तो बता देना। तो याद रखना कि ये फोटो खींचना, किसी के दूसरे के नोट्स मिल जाएं, तो जिसके नोट्स लिए उसी का सिलेक्शन होगा। ये सब काम कम करना। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दीज आर द थिंग्स जो हमें कंफर्ट जोन में ले जाएंगी। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, subtraction is just like a addition of two vectors. Subtraction is just like a addition of two vectors. मतलब जैसे if someone says that कि भाई आपको a वेक्टर माइनस b वेक्टर करना है, तो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा कि मुझे एडिशन करना है माइनस ऑफ b वेक्टर। क्योंकि किसी एक वेक्टर को अगर आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, वेक्टर तो वही रहेगा। यस और नो? जब भी हम किसी भी वेक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उतने टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। डायरेक्शन सेम रहेगा या अपोजिट, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अगर मैं दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं तो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा कि मुझे तो सब्ट्रैक्शन आता ही नहीं, इट इज जस्ट लाइक अ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। लेकिन a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी को पढ़ूंगा a प्लस ऑफ माइनस बी। जैसे तुमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये है तुम्हारा a वेक्टर और ये जनाब तुम्हारा क्या था? b वेक्टर। और a और b के बीच का एंगल क्या था तुम्हारे केस में? थीटा। लेकिन मुझे अब a प्लस बी करना है या a प्लस ऑफ माइनस बी करना है? a प्लस ऑफ माइनस बी। अगर ये b है तो व्हाट इज माइनस बी? ये होगा। बोलो यस और नो। तो आपको ट्रायंगल रूल से समझ में आ रहा होगा, इस बार रिजल्टेंट ये होगा। लेकिन इस बार रिजल्टेंट की वैल्यू क्या लिखोगे? a माइनस ऑफ b। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, लेकिन बस शर्त यह है कि a और माइनस बी के बीच का एंगल अब थीटा नहीं है। a और माइनस बी के बीच का एंगल बेटा ये वाला है, और ये थीटा है या पाई माइनस थीटा है? पाई माइनस थीटा है। क्या समझ पा रहे हो? तो जो तुमने फॉर्मूला याद रखा है, दिस इज अ ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। उस फॉर्मूले में बस आपको थीटा की जगह क्या पुट करना है? पाई माइनस थीटा। तो याद रखो कि इफ यू वांट टू फाइंड द a माइनस बी का रिजल्टेंट, तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन यहां पे कॉस थीटा आएगा या पाई माइनस थीटा आएगा? पाई माइनस थीटा आएगा। और शायद पढ़े लिखे थोड़ा बहुत हो अगर, तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो जनाब इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab cos theta, and this is a mod of a minus b. This is a mod of a minus b. Be careful, यहां पे जो थीटा है वो a और b के बीच का एंगल है। अगर a और b के बीच का एंगल थीटा है और तुम्हें a माइनस बी का मॉड लगाना है तो बस प्लस की जगह क्या लगा देना? माइनस। अब यहाँ पे दो गलती एक साथ हो जाती है, वो क्या होती है सुनना। यहाँ माइनस भी लगा दिया और यहाँ पाई माइनस थीटा भी लिख दिया। समझ रहे हो क्या गलती हो रही है? तो वो दो माइनस माइनस मिलके फिर से क्या बन जाएंगे? प्लस। तो ज्यादा रायता मत फैलाओ जीवन में, वैसे इतना फैला हुआ है, वही नहीं समेट रहा। चुपचाप से याद रखना कि थीटा इज ऑलवेज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। उसने बोला a प्लस बी तो बीच में प्लस लगा दो, उसने बोला a माइनस बी तो बीच में माइनस लगा दो, बात खत्म। बोलो क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि ये रिजल्टेंट यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है? अल्फा। तो आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने tan अल्फा की वैल्यू याद करवाई थी तुम्हें, तुमसे कहा था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अरे याद आ रहा है दोस्त?
तो मैं ये कहूंगा जो थीटा था उस थीटा को बस किससे रिप्लेस कर दो, पाई माइनस थीटा। तो मैं लिखूंगा जनाब बी साइन थीटा। तो क्या लिखूंगा, बी साइन पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस पाई माइनस थीटा। क्या मैंने सही लिखा है क्या? तो यहां से टेन अल्फा की वैल्यू बताइए क्या आएगी, बी अपॉन कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस ऑफ कॉस थीटा। ऊपर एज इट इज रहेगा, नीचे बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। बोलो हवा लगी क्या? ठीक है भाई, नोट कर लेना इस बात को। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, मान लो जो F1 वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी F2 है और जो F2 वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी F है। इन दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक्चुअली क्या होता है कई बार हमें चेंज भी निकालना पड़ता है। सवाल समझ गए? नहीं समझे? समझाता हूं। आपको ये बोला जा रहा है दो फोर्सेस हैं, ठीक, और उन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो F है। क्या है, F। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर उन दो फोर्स के बीच का एंगल थीटा है, क्या है, थीटा, तो आपको बताना है कि F1 माइनस F2 का मॉड क्या होगा। दिमाग मत चलाइए, आपको शायद समझ में आ रहा होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के टू ए बी कॉस थीटा, ये लिखोगे दोस्त। तो देखिएगा ध्यान से, नहीं समझ में आए पूछते जाइएगा। एफ स्क्वायर समझ आ रहा है? नहीं समझ में आया रोक दीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे तो ये लगेगा मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ये तो मेरी फील है ना, ठीक है। और अगर नहीं आए तो पूछ लेना या टोक देना कि ऐसा ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं मोड चेंज कर दूंगा, मोड तो बहुत सारे हैं, लोट लोट के पढ़ा दूंगा क्या है। लेकिन ये तुम्हें पूछना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ तुम लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है। तो मैं इसी मोड में चल रहा हूँ, ठीक है। मोड बहुत सारे हैं, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के टू एफ स्क्वायर कॉस थीटा। बोलो बेटा हवा लगी क्या इसमें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के टू ए बी कॉस थीटा। बोलो यस और नो। नाउ द पॉइंट इज दैट टू एफ स्क्वायर को कॉमन लिया, अंदर क्या बनेगा इस बार, पिछली बार वन प्लस बना था, इस बार वन माइनस बनेगा। वन माइनस कॉस थीटा, यू नो दैट दिस इज टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। क्लियर है? तो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो डेफिनेटली जब मैं यहां पर F1 और F2 का मॉड लिख रहा हूं तो आप शायद समझ पा रहे होंगे ये आएगा कितना, 2f साइन थीटा बाई टू। ये रिजल्ट्स क्या याद रहेंगे तो मेंस लेवल के सवाल थोड़ा जल्दी बनेंगे। बस ये याद रखना, प्लस करते हैं तो कॉस आता है और माइनस करते हैं तो साइन आता है। अभी तो याद हो गया, 4 दिन बाद कंफ्यूजन होगा कि प्लस में कॉस था या प्लस में साइन था, यही तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो देखो सस्ती जुगाड़ बताता हूँ, बचपन में पहले क्या पढ़ा था, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन पढ़ा। ऐसे टिग्नोमेट्री में पहले साइन थीटा पढ़ा था या कॉस थीटा पढ़ा था, साइन थीटा पढ़ा। और हमारे जीवन में जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है। पीछे वाले कह रहे हैं क्या बताया भाई। देखना भाई, मैंने ये कहा कि अगर आपने माइनस किया, क्या किया, माइनस, ठीक है। तो अगर इधर माइनस किया तो इधर पहले वाला टर्म आएगा, मतलब साइन थीटा टिग्नोमेट्री वाला आएगा। और अगर तुमने यहाँ प्लस किया, क्या किया, प्लस, तो जो तुम सोच रहे हो उसका उल्टा होगा। प्लस किया तो इधर क्या आएगा, कॉस वाला टर्म आएगा। लेकिन याद रखना हाफ एंगल फॉर्मूला, थीटा बाई टू, क्या, थीटा बाय टू। चलिए, तो ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये क्या था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन आपको याद होगा, नोट करना है क्या कुछ, नोट करते जाओ, ठीक है। और नोट नहीं कर पाओ तो मुझे बोल दो कि सर रुक जाओ, ठीक है, नोट कर लेने दो।
तुम बोलोगे नहीं तो मुझे तो यही लग रहा होगा कि तुमने नोट कर लिया है, क्योंकि लिखो चीजों को, अदरवाइज क्या होगा ना, ये सब चीजें भूल जाओगे। और ये रिजल्ट जो है ना, मैं वैसे भी बता रहा हूँ, ये तो टूल है ना। अब आगे जब चैप्टर्स पढ़ोगे मैकेनिक्स के, तो वहां पे वेक्टर का क्या आएगा, यूज आएगा। अब कई बार क्या होता है, आपसे बोला गया कि एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, सुनना ध्यान से, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो ए से बी गया और थीटा एंगल घूम गया, कितना घूम गया, थीटा एंगल। तो आपसे पूछा गया चेंज इन वेलोसिटी बता दो, और मैं लिख दूंगा तुरंत 2v sin थीटा बाई 2। तो तुम कहोगे यार ये क्या कर रहा है, जब तक इसको खुद ही नहीं आता। अब जब मैंने 2v sin थीटा बाई 2 लिखा, तो वो क्या है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच के मॉड का डिफरेंस ही तो लिखा है। क्योंकि अब मैं बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वो एक ऐसा वेक्टर है कि जो वेक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो हमेशा जो चेंज है वो इसके बराबर आता है। बोलो मानते हो, ठीक है, चलिए मूव ऑन, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि एडिशन करने के दो तरीके होते हैं, एक पैरेललोग्राम रूल और होता है। कुछ लोग इसको लॉ लॉ लिखते रहते हैं, पता नहीं क्यों, लॉ वॉ कुछ नहीं होता। लॉ वो होता है जिसका कोई प्रूफ नहीं होता, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ये सिंपल सा रूल है, ठीक है। पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये रूल क्या कहता है, सुनना मेरे दोस्त। मान लो ये रहा तुम्हारा ए वेक्टर, कौन सा वेक्टर, और ये रहा तुम्हारा बी वेक्टर। तो ये रूल कहता है भाई साहब एक काम करो, पिछली बार तुमने क्या किया था, तुमने कहा हमने एक के टेल को दूसरे के हेड से लाया था। इस बार एक काम करो, दोनों के टेल से टेल को मिला दो, दोनों के टेल से टेल को मिला दो। हमने कहा ठीक है मिला देते हैं। मिला दिया भाई। टेल से टेल मिलाने के बाद क्या करो, इन दो साइड्स को आप पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स मानते हुए, क्या मानते हुए, एडजेसेंट साइड्स मानते हुए उस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो। हमने कर दिया। आपको पता है पैरेललोग्राम में साइड्स आर पैरेलल, पता है ये बात, ठीक है। हमने कहा ठीक है कर दिया। तो फिर ये कह रहे हैं कि जो ये वाला डायगोनल होगा ना, जो ये वाला डायगोनल होगा ना, ये वाला, दिस इज द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बोलो समझ में आया। जो कॉमन टेल से जो डायगोनल बनेगा वो आपको रिजल्टेंट देगा, क्या देगा, रिजल्टेंट देगा, ठीक। और ये वाला जो है, ये वाला होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब देखो एडिशन जब कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता कि पहले ए लिखा है या बी लिखा है, 3+2 एंड 2+3 इज सेम। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो इस बात का फर्क पड़ता है कि 3 माइनस 2 है या 2 माइनस 3 है। तो जब मैंने इस वेक्टर को a माइनस बी बोला, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले कौन सा लिखेंगे। तो याद रखना, जिसके सर पे टोपी उसको ज्यादा इज्जत देनी है। जब आपने ये वेक्टर बनाया तो इसका हेड किस पर है, ए पर, तो जिसके हेड पर है उसको ज्यादा इज्जत, ज्यादा इज्जत का मतलब वो पहले आएगा और दूसरा बार बाद में आएगा। मतलब उस पैरेललोग्राम के एक डायगोनल आपको एडिशन देता है और दूसरा डायगोनल आपको सब्ट्रैक्शन देता है। ये जो मैं बात बता रहा हूं आपको, ये आप ट्रायंगल रूल से भी सोच सकते थे। ट्रायंगल रूल में क्या था, ये वाला जो बी वेक्टर था ये यहां पे था, अरे था या नहीं था, तो आपने इसको रिजल्टेंट कहा था, इसको अब मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। सवाल वही है, ठीक है, सोचने का तरीका नया है। इसका फायदा क्या मिलता है, इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि हमेशा दो वेक्टर का रिजल्टेंट उन दो वेक्टर्स के बीच में ही होता है, उन दो वेक्टर्स के बीच में ही होता है। ये बात यहां से मैं बोल सकता हूं, बोलो बोल सकता हूं या नहीं। दूसरी बात यह है कि आपने अगर एक पैरेललोग्राम बना लिया है तो यहां पे आप कई सारी प्रॉपर्टीज, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस नाम सुने हैं, इनकी भी आप यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कैसे, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैंने आपसे ये बोला कि जनाब जो ए वेक्टर और जो बी वेक्टर है ना, ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक पैरेललोग्राम में अगर दो एडजेसेंट साइड्स की लेंथ बराबर होगी तो वो रोम्बस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रोम्बस। बोलो यस और नो।
और अगर ये रोम्बस बन गया तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बचपन में मैडम ने पढ़ाया होगा स्कूल में कि रोम्बस के डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। कितने पे बाइसेक्ट करते हैं? 90 पे। तो अगर कहीं पे ये कंडीशन दिखी तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि a प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a माइनस ऑफ b वेक्टर। अरे बोलो यस और नो। दूसरा, ये भी बात समझ में आ रही होगी कि उस केस में ये जो डायगोनल है ना, ये इनके बीच के एंगल को भी क्या करेगा? बाइसेक्ट। मान लो ये एंगल कितना होता? थीटा। और मान लो ए वेक्टर के साथ जो एंगल था उसको बोला था अल्फा, और बी वेक्टर के साथ जो एंगल था उसको क्या बोला था? बीटा। तो आप ये कह सकते हो अगर ये वाली कंडीशन है कि अगर इन दोनों की लेंथ बराबर है तो जनाब मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि जो अल्फा होगा वो बीटा के बराबर होगा, और ये दोनों वैल्यू किसके बराबर होंगी? थीटा बाय 2। मतलब रिजल्टेंट जो है वो एंगल बाइसेक्टर होगा। क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर। ये बातें बहुत कॉमन है। हाँ, ऐसा लग रहा होगा हाँ ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये ऑब्वियस सी इसलिए लग रही है क्योंकि ये आज आपको रोम्बस दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? रोम्बस दिखाई दे रहा है। ठीक है। अगर मैं ये बात इससे पहले बोलता कि अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पे होगा, तो आप यही करते हैं बैगन। लेकिन ये बात अब तुम्हें तुरंत समझ आ गई होगी कि यार सिंपल। यस यस। हाँ, ये बात समझ में आ गई कि अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पे होगा। किस पे होगा? एंगल बाइसेक्टर पे। अब देखिएगा इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज और भी हैं तो शायद तुम्हें समझ में आए। अगर मैंने ये बोला कि ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता, सिर्फ देखो, पेन मत चलाओ, ए और बी परपेंडिकुलर होते तो ये क्या बनता? रेक्टेंगल बनता। क्या बनता? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर होती है। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर होती है। ये बात पता है तुम्हें? पता नहीं है तो पता कर लो। लो बना देता हूँ। मना कर रही है पीछे वाली लेंथ कि नहीं होती। दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर, दिस एंगल इज 90। तो आपको शायद समझ आ रहा होगा। ए प्लस बी वेक्टर, बोलो यस और नो। और ये जो वेक्टर है ये क्या होगा? ए माइनस बी। तो इनकी लेंथ बराबर होती है लेकिन ये 90 पे बाइसेक्ट नहीं करती। मतलब अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि एंगल 90 होगा तो आपकी सोच एकदम गलत है। 90 नहीं होगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये रेक्टेंगल बना तो रेक्टेंगल के केस में इस वाली कंडीशन में दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इज सेम एज मॉड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर। घर पे बैठ के सोचना क्या लिखा है। बोलो समझ आया नहीं आया? ये प्रॉपर्टीज बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसी में मैं तीसरी कंडीशन ले लूं अगर, जिसमें ये दोनों एक साथ, इसमें आपको समझ में आ रहा है रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया दोस्त? रेक्टेंगल बन गया मेरे दोस्त। इस वाले केस में क्या बनेगा? रोम्बस बन गया। तीसरा केस जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें मैंने अगर कहा कि आपका जो ए वेक्टर है वो बी के परपेंडिकुलर है। क्या है? बी के परपेंडिकुलर। या फिर ए का मॉड और बी का मॉड बराबर है। ए का मॉड मतलब और नहीं, सॉरी, एंड। तो ये क्या बन गया?
स्क्वायर बन गया, चमक रही है चीजें। तो स्क्वायर बन गया तो इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर भी होंगे और उनका लेंथ बराबर भी होगा, मतलब ये दोनों कंडीशन कंबाइन हो जाएंगी, दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी। ऐसे क्वेश्चन कई बार स्टेटमेंट की फॉर्म में दिए होते हैं, है ना। जैसे आपसे बोल दिया कि a इज परपेंडिकुलर टू b, मॉड ऑफ a प्लस बी बराबर मॉड ऑफ a माइनस बी। तो ऐसे क्वेश्चन जैसे हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन लिख करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं मॉड ऑफ ए प्लस बी निकालता हूँ, मॉड ऑफ ए माइनस बी निकालता हूँ, उनको बराबर करता हूँ। इस तरीके का एक नॉर्मल मेथड है जो आपको किताबों में दिया होता है, ठीक। मतलब कोई भी ऐसा स्टेटमेंट लिखा हो ना कि इफ ए इज परपेंडिकुलर या ए बराबर बी, तो ये परपेंडिकुलर होंगे क्या। तो पहला इंसान के दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस आता है कि अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो इन दोनों का डॉट क्या होना चाहिए, जीरो। डॉट तो पड़ा ही होगा, तो आप क्या करेंगे, इनका डॉट करेंगे, फिर उसको जीरो करने की कोशिश करेंगे, जीरो आएगा तब बोलेंगे कि हाँ है, ठीक है। तो वो एक मैथमेटिकल तरीका है, वो तो सही है ही है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूं। कई सारी चीजें चमक रही होती है, बस आपको नजरिया बदलना पड़ेगा। जैसे उसने बोला कि ए और बी का मॉड बराबर है, तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसका मतलब है दोस्त कि ये रोम्बस है। क्या है, रोम्बस। याद रखिएगा, एक रोम्बस में एक डायगोनल की जो लेंथ है वो होती है 2a cos थीटा बाई 2। क्या होती है, 2a cos थीटा बाई 2। और दूसरे वाले की लेंथ जो है वो होती है क्या, 2a sin थीटा। दीज आर द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस, दीज आर द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको कुछ ये बातें बता देता हूँ कि ये एक फॉर्म है यहाँ पे, एकेडमिक ग्रीवेंसेस फॉर्म, ठीक है। मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा हाई साइड पे रहते हैं अकेडमी वाले। इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ एकेडमिक इश्यूज, जो आपको लगता है कि आपके लिए इशू है, वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इन एनी केस, तो आप इसे स्कैन करके, जैसे ही स्कैन करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होता है और उस फॉर्म में आप अपनी कंप्लेन लिख के आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई आपकी नहीं सुन रहा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आप स्कैन कर दीजिएगा और अपनी कंप्लेंट डाल दीजिएगा, आपका टीचर चेंज हो जाएगा। मैं तरीके बता रहा हूँ आपको, करना मत। ठीक है, ठीक है। इसके यहाँ पर ये एक स्कैन कोड और लगा हुआ है, ठीक है। वो स्कैन कोड ये है कि कई बार क्या होता है कि रिकॉर्डिंग्स वगैरह में कोई इश्यू आ जाता है ना। होता नहीं कि कोई सेटिंग वेटिंग चेंज हो गई, आवाज अच्छी नहीं आई, ब्लर आ गया। वैसे तो तुम्हें रिकॉर्डिंग से कोई मतलब ही नहीं, लेकिन फिर भी इन एनी केस कि आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, कुछ है, तो उस केस में वो बगल वाले स्कैन करके आप उस पर लिख करके अपनी कंप्लेन भेज सकते हैं, ठीक। हाँ, ये तो बता ही दिया। और भी बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, बता दूंगा आपको। सभी लोग आई थिंक नए होंगे अन अकेडमी में, तो ठीक है, धीरे धीरे बता दूंगा। और भी कुछ चीजें हैं, ठीक। कितने दिन हो गए तुम लोगों को इधर, 4-5 दिन हो गए ना। कैसा लग रहा है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते सर, है। सच बता दो, ठीक लग रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। कोई तकलीफ हो तो बताओ, उसका समाधान कर देंगे परमानेंट। देखो अब ये सब नहीं करा पाएंगे, है ना, कि उसके लिए तो तुम मतलब हर चीज के लिए लोग हैं यहाँ पे, मतलब अब एसी का टेम्परेचर कम ज्यादा करने के लिए बाहर लोग हैं, मतलब उस काम के लिए मुझे नहीं लगा रखा है, ठीक है, ठीक है। अब तुम कल कहोगे कि सर, सर ये बेंच पे डस्ट आ गई, ये साफ कर दो। तो क्या है कि हर चीज के लिए लोग लगे हुए हैं, ठीक है, जिम्मेदारियां सब में बांट रखी है, ठीक है।
एकेडमिकली अगर कोई इश्यू हो तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिजॉल्व, ठीक है। और ये इसी हवा पानी, ठीक है, इसमें अगर कोई इश्यू है तो उसके लिए आपकी जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपकी इसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। और कोई तकलीफ, ठीक है। और मैंने आपको वो स्कैन कोड बताई दिया ना, वो क्यों बताया, ठीक है। उस पर स्कैन कर देना, बोल देना एसी का टेम्परेचर हाई कर दो, ठीक है। आ रहे हो या जा रहे हो? ये इतनी जल्दी कौन आ गया भाई, अभी तो क्लास शुरू हुई है। क्लास है क्या तुम लोगों की? कितने बजे से है? अबे इतनी जल्दी कौन आता है बे, हैं? 1:45 पे क्लास, कितने ठलुआ है यार। बताओ यार, मतलब 1:45 की क्लास में भाई 1 बजे आ गए हैं, कैसे है यार, बहुत फ्री हो तुम लोग यार। चलिए आगे बढ़ूं क्या? तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को बताया, याद रखना। देखो एक्चुअली में क्या है, दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं। मतलब पैरेललोग्राम रूल के भी फायदे हैं, वो तुमने फायदे देखे, ट्रायंगल रूल के भी फायदे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं तुमसे कहूँ एक बॉडी है, उस पर एक फोर्स लगाया मैंने इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन, ठीक। और एक फोर्स लगाया मैंने इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन, और इसका जो एंगल है ये है 60 डिग्री। कितना है एंगल? 60 डिग्री, ठीक। तो आपको समझ में आ रहा है कि बिना पेन चलाए आप आंसर बता चुके हैं, है ना। जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा, और रिजल्टेंट कितना होगा? 3√3 न्यूटन, और ये कितने पे आएगा? 30 डिग्री पे आएगा। तो अगर किसी बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, यस और नो। तो नेट फोर्स अगर इस डायरेक्शन में होगा तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ये फायदा है पैरेललोग्राम रूल का। पैरेललोग्राम रूल से रिजल्टेंट जो है वो बीच में होगा, ये बात हमें बहुत क्लियरली समझ में आने लग जाती है। अब जैसे मैं तुमसे कहूं कि एक बॉडी है जो पहले इधर मूव करती है 2 मीटर, ठीक, फिर वो इधर मूव करती है 3 मीटर, फिर उसके बाद वो इस डायरेक्शन में मूव करती है 1 मीटर, ठीक, ट्वी ट्वी ट्वी, ठीक। या नहीं सॉरी, अभी तो दो की बात कर लेते हैं, जैसे ये, ठीक, दो इधर 3 इधर। अब आपसे बोला जाए रिजल्टेंट बताओ, क्या बताओ? रिजल्टेंट, रिजल्टेंट नहीं सॉरी, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए। क्या पूछा जाए? डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट, तो डेफिनेटली जितने भी डिस्प्लेसमेंट हुए उनको मैं ट्राइंगल रूल से ऐड करूंगा। कैसे ऐड करूंगा? ट्राइंगल रूल से। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो पाइथागोरस से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना आ जाएगा, √13। कितना आ जाएगा? √13। तो देखो ऐसी सिचुएशन में ट्राइंगल रूल ज्यादा अच्छा है, चमक रहा है कि अगर एक का टेल दूसरे के हेड से जोड़ोगे तो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है तुम्हें, फ्रॉम इनिशियल वेक्टर टू फाइनल वेक्टर। तो कुछ सिचुएशंस में ये तरीका बढ़िया लगता है, कुछ सिचुएशन में ये तरीका बढ़िया लगता है टू फाइंड द रिजल्टेंट। लेकिन मैं आपको बता दूं ना, मैं ऊपर वाला फॉलो करूंगा ना मैं नीचे वाला फॉलो करूंगा। मतलब मैं आपको अब बताता हूं कि एक्चुअली में रिजल्टेंट निकालने का सबसे वन ऑफ द बेस्ट वे जो है वो होता है कि उनको कंपोनेंट में तोड़ दो, कंपोनेंट में तोड़ दो और उसके बाद ऐड करो। ये मेथड जो है ना, ये बहुत शानदार मेथड लगता है, क्योंकि ये गरीबों के लिए बहुत ही यूजफुल मेथड है, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ता, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं चल। जैसे इनके साथ तो कंस्ट्रेन है कि ये वाले तो तभी लगा पाओगे जब दो को ऐड कर रहे हो। मान लो कल 4 आ गए, 4 का रिजल्टेंट निकालना है, तो डेफिनेटली ये वाला रूल नहीं लगा पाओगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो बेस्ट मेथड है ना वो क्या है। सबसे पहले मान लीजिए आपके सामने एक वेक्टर लिखा है ए एक्स, सॉरी ए वेक्टर, जो कि क्या लिखा हुआ है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और जो बी वेक्टर है वो क्या लिखा हुआ है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक। कंपोनेंट करना उस दिन बताया था, बताया था क्या, याद आ रहा है? तो ए और बी वेक्टर को इस तरीके से लिख दिया। अगर कल किसी ने पूछा कि फाइंड ए प्लस बी, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट को ऐड कर दीजिए, सिमिलरली वाई कंपोनेंट को ऐड कर दीजिए, और इसी तरीके से सिमिलरली जेड कंपोनेंट को ऐड कर दीजिए। आपका आ जाएगा ए प्लस बी। क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, ठीक है।
इसी तरीके से a माइनस बी अगर निकालना है तो a में से b को माइनस कर दीजिए। अब देखो ऐसे करने के दो फायदे होते हैं, एक ही तरीके से डायरेक्शन भी मिल जाता है और मैग्नीट्यूड भी मिल जाता है, डायरेक्शन भी मिल जाता है और मैग्नीट्यूड भी। प्लस ए वाई कैप माइनस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड माइनस बी जेड के कैप। सर क्या करो, कुछ भी हवा नहीं लग रही तो कौन समझा कौन रहा है, सिर्फ देखो उसको क्या लिखा हुआ है। सर कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहता हूं मान लो कल तुम्हारे सामने ये हो कि एक बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं दो, एक फोर्स लग रहा है इधर 10 न्यूटन का, कितने न्यूटन का, 10 का, और ये एंगल है 37 डिग्री, और एक फोर्स लग रहा है इधर 20 न्यूटन का, और ये फोर्स है 53। ये रहा तुम्हारे सामने F2 वेक्टर, ये रहा तुम्हारे सामने F1 वेक्टर, और एक फोर्स और लग रहा है भाई साहब इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन। ये लो, एक गिवन बॉडी पे ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं और आपसे पूछा जाए फाइंड रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस। रिजल्टेंट का मतलब समझ आया मेरे दोस्त, दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F3। मतलब इन तीनों का वेक्टर समेशन आप बताना है कि क्या होगा। तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड क्या है, तीनों फोर्सेस को कंपोनेंट में तोड़ के लिखो, तीनों फोर्सेस को कंपोनेंट में तोड़ के लिखो। कंपोनेंट करना क्या सभी को आता है क्या? मैं इसी उम्मीद से आगे सॉल्व कर रहा हूं कि आपने कंपोनेंट शायद मनी मन में कर लिए होंगे। F1 का x कंपोनेंट देखोगे तो cos 37, क्या आएगा cos 37, तो वो हो जाएगा 8 i कैप, और y कंपोनेंट जो है वो हो जाएगा माइनस के 6 j कैप। माइनस क्यों लगाया है, होप सभी को समझ आ गया होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, किसमें है फोर्थ, तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं F2 वेक्टर लिखिए, F2 वेक्टर, तो अगर आप F2 वेक्टर लिखना चाहते हैं तो इसका ये वाला कंपोनेंट होगा 20 cos 53, क्या होगा 20 cos 53, तो ये आएगा 12 i कैप, क्या आएगा 12 i कैप, तो ये हो जाएगा बेटा 12 i कैप, और दूसरा वाला हो जाएगा 16 जे कैप। ठीक है, बोलो क्लियर है, ठीक है। और ये वाला जो है F3 माइनस के 5 आई कैप, तो यहां पे हमसे बोला रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब है वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। कैन यू डू द वेक्टर समेशन? इफ आई विल आस्क यू कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, इन तीनों का समेशन करिए, कितना आ रहा है? 15 के आई कैप और 10 के जे कैप। हवा लगी क्या? ट्रायंगल रूल गया तेल लेने, क्या करोगे? तेल से तेल ही जोड़ते रह जाओगे, है ना? वेक्टर फॉर्म में तोड़ो, तो सर पढ़ाया क्यों था फिर? अब कोई सवाल ही ट्रायंगल रूल का ही आ जाए, वो पूछ ले ट्रायंगल रूल के ऊपर कोई स्टेटमेंट, तो वो हमें पता होना चाहिए। लेकिन वी विल ऑलवेज प्रेफर दिस मेथड। इस मेथड का फायदा क्या है कि 3 की जगह 30 भी होंगे ना तो भी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, हम बहुत आसानी से वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो एक बात बताना, और दूसरा फायदा, तुम्हें डायरेक्शन भी मिल गया और मैग्नीट्यूड भी मिल गया। मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? नेट फोर्स जो है वो शायद आपको समझ में आ रहा होगा, 15 का स्क्वायर 225 और 10 का स्क्वायर 100, तो 225 प्लस 100 तो मेरे हिसाब से जनाब 325। ये लो, बोले यस और नो। और डायरेक्शन भी मिल गया, क्या मिल गया? डायरेक्शन। सर डायरेक्शन कहां मिला है? बोल तो रहा है चिल्ला चिल्ला के कि x कंपोनेंट 15 है और y कंपोनेंट 10 है। मैं तुमसे कहूं ये वेक्टर ड्रॉ कर दो, इधर बना देता हूं अलग से। मैंने कहा ऐसे बनेगा, इसका ये कंपोनेंट कितना होगा 15, और ये कंपोनेंट कितना होगा 10, और ये एंगल क्या होगा अल्फा, ये एंगल क्या होगा अल्फा। जल्दी बताओ 10 अल्फा क्या होगा? 2/3, क्या होगा 2/3। अल्फा इज 10 इनवर्स ऑफ 2/3, खत्म। ठीक है भाई, तो ये मेथड्स ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। तो जब भी रिजल्टेंट वगैरह पूछे जाएं तो ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट, विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट। तो नोट कर लीजिएगा फटाफट।
बाहर अभी एक फॉर्म रखा हुआ है, कुछ रेफरल फॉर्म करके है, ठीक है। रेफरल फॉर्म का मतलब ये है कि अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव है ना, जो अपकमिंग डेज में अगर ऐसा प्लान कर रहा है कि वो एडमिशन वगैरह लेना चाहता है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। अब उसका क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसमें ऐसा कुछ है कि कुछ बता रहे थे कि कुछ क्या है, क्या टोकन मिलेंगे। हाँ कुछ शायद वो है, मतलब ये मुझे पता है किसी एक को लैपटॉप मिला था बस, ये मतलब अगर तुम्हारी नजर में कोई हो तुम्हारा दोस्त वोस्त तो देख लेना, बाहर है। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस। नोट कर लो फटाफट। यस, नोट कर लिया क्या? तुम मुझसे पूछो कि कितने सवाल करा दोगे इस पे, कितने करा सकते हो? जितने तुम बोलो उतने करा दूंगा, लेकिन अब एक भी नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि हर सवाल में कुछ है सीखने को मिलने वाला नहीं है। कंपोनेंट करना नहीं आता तो क्लास के बाहर पूछ लेना, अलग से स्पेशल क्लास लेके बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा इनमें कुछ भी नहीं है, बस वेक्टर फॉर्म में ऐड करना है, ठीक। तो हमेशा ये थॉट प्रोसेस दिमाग में बना करके रखना, आगे जाके तुम्हारे लिए यूजफुल रहेगी, ठीक। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ कि किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। बोलो मानते हो? अरे बोलो यार, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि भाई साहब एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये दो अलग अलग वेक्टर है, ठीक। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। हो सकता है ये दोनों वेक्टर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब हो सकता है ए इज अ फोर्स वेक्टर एंड बी इज अ वेलोसिटी वेक्टर, लेकिन आपको बोला गया कि फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर सपोज पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। तो इसका मतलब पढ़े लिखे लोगों को क्या समझ में आता है? इसका मतलब हम लोग ये समझते हैं कि अगर पैरेलल है, क्या है? पैरेलल, तो हम इस बात को ऐसे लिखेंगे कि भैया ए को पहना दो टोपी और बी को पहना दो टोपी, तो एक जैसे दिखेंगे। अगर आप फोर्स का यूनिट वेक्टर और वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ये दोनों सेम आएंगे, ये दोनों क्या आएंगे? सेम आएंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन देता है। क्या देता है? डायरेक्शन देता है। तो आज के बाद कभी भी कोई भी वेक्टर लिखना हो, आपसे बोला जाए कि वो वेक्टर लिखो, तो आप इस तरीके की चीजों का यूज करेंगे। कैसे? मैं बताता हूं आपको बोला गया कि फोर्स है, क्या है? फोर्स, और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये आपको बताया गया 9 न्यूटन है, एंड इट इज एक्टिंग along 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के k कैप। सॉल्व मत करो, पेन नहीं चलना चाहिए। सवाल को देखो कि क्या पूछ रहा है। एक फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड 9 न्यूटन है और इट इज एक्टिंग अलोंग दिस, इसका मतलब कहना ये चाह रहा है कि ये जो फोर्स है